नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं। साथ ही हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए हम आपको कॉर्पोरेट्स की विवादों से जुड़ी खबरों से भी रूबरू करवाते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बढ़ते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की तरफ। देश की सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के बोर्ड ने इंडिया सीमेंट्स की 32.72% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी है। रविवार 28 जुलाई को हुई बोर्ड बैठक के बाद कंपनी की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक अल्ट्राटेक सीमेंट की ओर से 3,954 करोड़ रुपए की रकम में 390 रुपए प्रति शेयर के दाम पर इंडिया सीमेंट्स की 32.72% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। इसमें से 28.42% हिस्सेदारी इंडिया सीमेंट्स के प्रमोटर से और बाकी 4.3% सहयोगी कंपनियों से खरीदी जाएगी, जिसका प्राइस शुक्रवार की क्लोजिंग भाव से 4.1% के प्रीमियम पर है। इस हिस्सा खरीद के बाद इंडिया सीमेंट्स के शेयरधारकों के लिए 26% हिस्से का ओपन ऑफर भी आएगा, जो कि 390 रुपए प्रति शेयर के दाम पर ही होगा। बता दें कि जून में कंपनी ने 268 रुपए प्रति शेयर के दाम पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया था और उस समय में कंपनी ने इंडिया सीमेंट की 22.77% हिस्सेदारी खरीदी थी। प्रेस रिलीज के मुताबिक इस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बाद इंडिया सीमेंट्स के प्रमोटर्स ने अल्ट्राटेक सीमेंट को अप्रोच किया और अपनी हिस्सेदारी बेचने की इच्छा जाहिर की, जिस पर कंपनी ने यह हिस्सेदारी खरीदना उचित समझा। यानी कि इस सौदे के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट की इंडिया सीमेंट्स में हिस्सेदारी बढ़कर 55.5% हो जाएगी। 29 जुलाई को अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर करीब 2% की मजबूती लेकर 11,898 रुपये 10 पैसे पर और इंडिया सीमेंट्स का शेयर हल्की बढ़त के साथ 374 रुपये 30 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, सिगरेट बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी आईटीसी के सीएमडी संजीव पुरी ने घोषणा की है कि अगले 5 साल में कंपनी की 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। बीते शुक्रवार यानी 26 जुलाई को हुई एजीएम के बाद कंपनी के सीएमडी संजीव पुरी ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान इस निवेश योजना की घोषणा की है। इस निवेश राशि का करीब 35 से 40% हिस्सा एफएमसीजी सेक्टर में, लगभग 35% हिस्सा पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग में और बाकी बचा हिस्सा अन्य बिजनेस में डाला जाएगा। इस निवेश योजना में पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग कारोबार के लिए नई साइट तैयार करने की भी योजना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि होटल कारोबार की मेन बिजनेस से डीमर्जर की प्रक्रिया जारी है और ये प्रक्रिया अगले 6 महीने में पूरी होने की उम्मीद है, यानी कि 2024 के अंत तक होटल कारोबार की लिस्टिंग हो सकती है। 29 जुलाई को आईटीसी के शेयर में 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ 496 रुपये 25 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन केएम बिरला ने पेंट सेक्टर में धमाकेदार एंट्री के बाद अब रिलायंस और टाटा को कड़ी टक्कर देने के लिए कमर कस ली है। दरअसल बिरला ग्रुप अब ज्वेलरी कारोबार में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। बीते शुक्रवार यानी 26 जुलाई को बिरला ग्रुप ने इंद्रिया ब्रांड के तहत ज्वेलरी कारोबार में एंट्री ले ली है। इस कारोबार पर ग्रुप की ओर से 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली, जयपुर और इंदौर में पहले 4 स्टोर खोले गए हैं और अगले 6 महीने में 10 से ज़्यादा शहरों में एंट्री की कंपनी की योजना है। इस कारोबार में कंपनी का मुकाबला टाटा ग्रुप के टाइटन के तहत ऑपरेट करने वाले ब्रांड तनिष्क और रिलायंस के रिलायंस ज्वेल्स से होगा। हमारे देश में ज्वेलरी मार्केट 6.7 लाख करोड़ का है और इसके 2030 तक बढ़कर 11 से 13 लाख करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है। इसमें से 60% से ज़्यादा अब भी असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज हैं। यही वजह है कि आदित्य बिरला ग्रुप इसमें बड़ा दांव खेलने जा रहा है। 29 जुलाई को टाइटन का शेयर करीब 2% गिरकर 3,425 रुपये 95 पैसे पर और आरआईएल का शेयर करीब 0.25% की बढ़त लेकर 3,038 रुपये 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, बीते रविवार यानी 28 जुलाई को खबर थी कि बुधवार 31 जुलाई को सरकारी रेलवे कंपनी राइट्स की बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें पहली तिमाही के नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार किया जाएगा। 29 जुलाई को जब बाजार खुला तो राइट्स के शेयर में 14% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 762 रुपये पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। 31 जुलाई को ही बैठक में कंपनी के बोर्ड ने नतीजों के साथ साथ 1:1 रेशो में यानी हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी। बोनस शेयर की घोषणा के बावजूद 31 जुलाई को राइट्स के शेयर में 5% की गिरावट के साथ 717 रुपये 50 पैसे के स्तर पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ, क्योंकि कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 24.4% घटकर 90 करोड़ रुपए रहा और आय और कामकाजी मुनाफा में भी गिरावट देखने को मिली थी। अगली खबर, तेल गैस सेक्टर के रेगुलेटर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड यानी पीएनजीआरबी ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन के टैरिफ मैकेनिज्म में बदलाव करने की घोषणा की है। इस बदलाव से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन पर असर होगा। नए टैरिफ स्ट्रक्चर के मुताबिक पेट्रोल डीजल का ट्रांसपोर्टेशन टैरिफ रेलवे के 75% टैरिफ पर तय किया गया है। वहीं एलपीजी का ट्रांसपोर्टेशन टैरिफ रेलवे के 100% टैरिफ के बराबर रखा गया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 के अंत तक एक वन टाइम टैरिफ बढ़ोतरी को भी लागू किया जाएगा। माना जा रहा है कि 2010 से पहले स्थापित पाइपलाइन के लिए टैरिफ में हुए बदलाव फायदेमंद है और 2010 के बाद की पाइपलाइन को फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि ओएमसीज इस बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर किस हद तक डालती हैं। ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ स्ट्रक्चर में बदलाव छोटी अवधि में ओएमसीज यानी तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। 29 जुलाई को खबर आने के बाद आईओसी और बीपीसीएल के शेयर में 2 से 3% की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, टाटा स्टील ने अपनी विदेशी सब्सिडरी कंपनी टी स्टील होल्डिंग्स में 7,324 करोड़ रुपए में अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है। टाटा स्टील ने सिंगापुर की सब्सिडरी के 557 करोड़ शेयर $0.157 के भाव पर खरीदे हैं। इस हिस्सा खरीद के बाद टी स्टील होल्डिंग्स कंपनी के पूर्ण अधिकार वाली सब्सिडरी कंपनी बन गई है। मई में कंपनी ने इक्विटी शेयरों को सब्सक्राइब कर अपनी विदेशी सब्सिडरी कंपनी में निवेश की घोषणा की थी। वित्त वर्ष के दौरान एक या उससे ज्यादा हिस्सों में यह निवेश की घोषणा की गई थी। 30 जुलाई को टाटा स्टील के शेयर में 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ 164 रुपये 55 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, मंगलवार 30 जुलाई को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के 3.4 करोड़ शेयरों या 13.1% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 778 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पर हुई इस ब्लॉक डील की वैल्यू 2,642 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील के जरिए कार्लाइल ग्रुप ने 775 रुपये 10 पैसे के औसत भाव पर अपनी 12.8% हिस्सेदारी बेची है। कार्लाइल ग्रुप ने 2,578 करोड़ रुपए में 3.32 करोड़ शेयर बेचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्लाइल ग्रुप को 6.4% हिस्सा बेचना था, जिसे 2 गुना बढ़ाकर 12.8% कर दिया गया। इस ब्लॉक डील में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 478 करोड़ रुपए में 61.6 लाख शेयर खरीदे हैं। 30 जुलाई को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में 2% की गिरावट के साथ 779 रुपए पर दिन के निचले स्तर के करीब कारोबारी सत्र का अंत हुआ। अगली खबर, फिनटेक फर्म पेटीएम ने देश का पहला एनएफसी कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। ये डिवाइस लाखों ऑफलाइन मर्चेंट्स के लिए किफ़ायती कार्ड पेमेंट्स मशीन के रूप में काम करेगी। फिलहाल पेटीएम के साउंड बॉक्स में क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करने की सुविधा है, जिसमें मोबाइल फ़ोन के जरिए साउंड बॉक्स में दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके और अमाउंट डालकर मोबाइल से पेमेंट किया जाता है। लेकिन इस एनएफसी कार्ड साउंड बॉक्स में डेबिट, क्रेडिट, रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड यूजर्स को भी सहूलियत मिलेगी। मतलब उन्हें इस नए एनएफसी कार्ड साउंड बॉक्स पर अपना कार्ड टैप करना होगा और बिना कुछ और किए पेमेंट हो जाएगी। वैसे तो देश में अब यूपीआई की एक्सेप्टेंस लगभग हर जगह है, लेकिन कई लोग पेमेंट के लिए प्लास्टिक कार्ड्स का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को एनएफसी कार्ड साउंड बॉक्स के आने से पेमेंट करने में अब आसानी होगी। 30 जुलाई को पेटीएम के शेयर करीब ½ % की बढ़त लेकर 495 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 512 रुपये 70 पैसे तक भी उछल गया था। अगली खबर, पहली तिमाही के नतीजों के अलावा अदानी ग्रुप इस हफ्ते कई खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस अपना पहला डेट इशू लाने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये डेट इशू अगस्त मध्य तक आ सकता है, जिसके जरिए कंपनी की 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। 30 जुलाई को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर ने करीब 1.5% की मजबूती के साथ 3,133 रुपये के स्तर पर कारोबारी सत्र का अंत किया। 29 जुलाई की शाम को खबर थी कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने $1 अरब जुटाने के लिए QIP इशू लॉन्च किया है। 30 जुलाई को अपडेट आया कि इस QIP इशू को 5 गुना से ज़्यादा बोलियां मिली हैं। इस QIP इशू का फ्लोर प्राइस 1,027 रुपये 10 पैसे प्रति शेयर तय किया गया था, जिसमें GQG, ADIA, नोमुरा और बंधन म्यूचुअल फंड जैसे बड़े निवेशकों ने हिस्सा लिया। इस रकम से कंपनी के ट्रांसमिशन और स्मार्ट मीटर्स पर होने वाले बड़े क्षमता विस्तार खर्च को सपोर्ट मिलेगा। 30 जुलाई को अदानी एनर्जी के शेयर में करीब 0.25% की गिरावट के साथ 1,824 रुपये 70 पैसे के स्तर पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ। 31 जुलाई को खबर थी कि अदानी समूह की वियतनाम में $10 अरब का निवेश करने की योजना है। इसमें से $2 अरब का निवेश वियतनाम के पोर्ट में किया जाएगा और बाकी बची रकम का निवेश एयरपोर्ट्स, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में हो सकता है। 1 अगस्त को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में करीब 0.2% की बढ़त के साथ 3,225 रुपये 10 पैसे के स्तर पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइन का मर्जर आखिरी दौर में पहुंच चुका है, लेकिन अब इनके ग्राउंड स्टाफ यानी नॉन फ्लाइंग स्टाफ के कर्मचारियों के लिए एक झटका भी है। दरअसल नई एयरलाइन में जिन लोगों के लिए कोई काम नहीं निकाला जा सका, उन पर छटनी के बादल मंडरा रहे हैं। एयर इंडिया के बाद विस्तारा ने अपने
ऐसे कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी VRS लेने का ऑप्शन दिया है। लगातार 5 साल से जो भी कर्मचारी एयरलाइन के साथ काम कर रहे हैं वो इस VRS स्कीम को चुन सकते हैं। कंपनी पॉलिसी के अनुसार ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड और लीव इनकैशमेंट का फायदा उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम यानी VSS भी लॉन्च की गई है, जिसका हिस्सा वो कर्मचारी होंगे जिन्हें कंपनी के साथ 5 साल से कम टाइम हुआ है। वहीं 31 मार्च 2025 को रिटायर हो रहे पायलट, कैबिन क्रू मेंबर, कोई भी लाइसेंस रोल होल्डर और कर्मचारी इन VRS या VSS स्कीम में भाग नहीं ले पाएंगे। अगली खबर, टेलीकॉम टावर लगाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी इंडस टावर्स के बोर्ड ने 30 जुलाई की शाम को पहली तिमाही के नतीजों के साथ शेयर बायबैक के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। 465 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कंपनी की ओर से 5 करोड़ 67 लाख शेयरों का बायबैक किया जाएगा। 2.1% इक्विटी के शेयर बायबैक पर कंपनी की ओर से 2,640 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये बायबैक टेंडर रूट के जरिए होगा और बायबैक में शेयर टेंडर करने योग्य शेयरधारकों की पहचान के लिए 9 अगस्त रिकॉर्ड डेट तय की गई है। बता दें कि इस कंपनी के प्रमोटर्स में से एक भारती एयरटेल ने इस बायबैक में भाग न लेने की घोषणा की है। बायबैक की घोषणा के बावजूद 31 जुलाई को इंडस टावर्स के शेयर में 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ 433 रुपये 25 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, ITD सीमेंटेशन के एक प्रमोटर की हिस्सेदारी खरीदने के लिए KEC इंटरनेशनल संभावित उम्मीदवार के रूप में उभरकर सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक KEC इंटरनेशनल की ओर से इटालियन थाई डेवलपमेंट पब्लिक कंपनी यानी ITDP की ITD सीमेंटेशन में 46.64% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी और ये सौदा 4 से 4.5 हजार करोड़ रुपए में हो सकता है। माना जा रहा है कि दोनों कंपनियों के बीच डील को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और इस डील की घोषणा सितंबर अंत या अक्टूबर की शुरुआत में हो सकती है। 1 अगस्त को KEC इंटरनेशनल का शेयर करीब 2% गिरकर और ITD सीमेंटेशन का शेयर करीब 0.5% की गिरावट लेकर बंद हुआ था। अगली खबर, गुरुवार 1 अगस्त को बर्गर किंग इंडिया को ऑपरेट करने वाली कंपनी रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया यानी RBA के 1.5 करोड़ शेयरों या 2.8% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 113 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुए सौदे की वैल्यू 168.5 करोड़ रुपए आंकी गई है, यानी कि 31 जुलाई की 108 रुपये की क्लोजिंग से 4.6% प्रीमियम पर सौदा हुआ, जिसके बाद दिन के दौरान शेयर 114 रुपये 74 पैसे तक या 6.25% तक उछल गया था। हालांकि कारोबारी सत्र की समाप्ति 3.25% की मजबूती के साथ 111 रुपये 50 पैसे के स्तर पर देखने को मिली थी। अगली खबर, बैंकिंग रेगुलेटर RBI ने IDBI बैंक में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने वाले संभावित ग्राहकों की जांच पूरी कर ली है। RBI ने फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स, एमिरेट्स NBD और कोटक महिंद्रा बैंक को फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट दे दिया है, यानी कि वित्तीय बोली लगाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार और LIC की मिलकर IDBI बैंक में 60.7% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। IDBI बैंक में हिस्सेदारी बेचने की घोषणा 2022 में सरकार की ओर से की गई थी। माना जा रहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। 1 अगस्त को IDBI बैंक के शेयर में 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ 100 रुपये के आसपास कारोबारी सत्र का अंत देखने को मिला। अगली खबर, 31 जुलाई की शाम को JK लक्ष्मी सीमेंट के बोर्ड ने कंपनी की कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है। इस रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया के तहत JK लक्ष्मी सीमेंट की 3 सब्सिडरी कंपनियों उदयपुर सीमेंट्स, हंसदीप इंडस्ट्रीज और हाई ड्राइव डेवलपर्स का कंपनी में मर्जर होगा। इस मर्जर योजना के मुताबिक उदयपुर सीमेंट्स के शेयरधारकों को अपने हर 100 शेयरों के बदले में JK लक्ष्मी के 4 शेयर मिलेंगे, जबकि हंसदीप इंडस्ट्रीज और हाई ड्राइव डेवलपर्स के मर्जर के लिए कोई शेयर जारी नहीं किया जाएगा। इस मर्जर की अपॉइंटमेंट डेट 1 अप्रैल 2024 तय की गई है। माना जा रहा है कि मर्जर की ये प्रक्रिया साल 2024 की दूसरी छमाही से लागू हो सकती है। 1 अगस्त को उदयपुर सीमेंट्स के शेयर में करीब 13% की गिरावट के साथ 38 रुपये के करीब और JK लक्ष्मी सीमेंट के शेयर में करीब 0.25% की गिरावट के साथ 862 रुपये 40 पैसे के स्तर पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, 2 व्हीलर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने घोषणा की है कि उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी हीरो फिनकॉर्प ने IPO लाने के लिए सेबी के पास दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं। हीरो फिनकॉर्प की इस IPO के जरिए 3,668 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जो कि फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल यानी OFS का मिश्रण होगा। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को 2,100 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी और कंपनी के मौजूदा निवेशक OFS के जरिए अपने 1,568 करोड़ रुपए के शेयर बेचेंगे। 1 अगस्त को हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ 5,375 रुपए पर कारोबारी सत्र का अंत देखने को मिला। तो इसी के साथ बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां हमने आपके सामने रख दी हैं। अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए, और चलते हैं पहली खबर की तरफ।
लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट के लिए बीता हफ्ता मिला जुला रहा, क्योंकि इस कंपनी को लेकर दो खबरें थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 29 जुलाई को खबर थी कि स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सन ग्रुप और काल एयरवेज के प्रमोटर कलानिधि मारन की उस याचिका को रद्द कर दिया है जिसे मारन ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें स्पाइसजेट को निर्देश दिया गया था कि मारन को 270 करोड़ रुपए का भुगतान करें। इस फैसले को पहले दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पलटा और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी डिवीजन बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए कलानिधि मारन की याचिका को रद्द कर दिया है। 29 जुलाई को स्पाइसजेट के शेयर में 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ 58 रुपए 25 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। दूसरी खबर यह थी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट को अपने इंजन लेसर के साथ 20 करोड़ रुपए के बकाये का मामला 8 अगस्त तक निपटाने के लिए कहा है। अगर 8 अगस्त तक पेमेंट नहीं होती है तो कोर्ट ने स्पाइसजेट के सीएफओ को हाईकोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। 31 जुलाई को स्पाइसजेट के शेयर में 2.5% की कमजोरी के साथ 56 रुपए 37 पैसे के स्तर पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 248 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस वित्त वर्ष 2020-21 में हुए मनी ट्रांसफर मामले से जुड़ा है। एफएमसीजी कंपनी ने कहा है कि वो इस टैक्स डिमांड नोटिस को अपीलीय ट्रिब्यूनल में चुनौती देगी। 29 जुलाई को कोलगेट पामोलिव के शेयर में 0.25% की मजबूती के साथ 3,220 रुपए 95 पैसे के स्तर पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ। अगली खबर, देश में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में बड़ा नाम रह चुकी कंपनी फ्यूचर रिटेल का अब लिक्विडेशन होने जा रहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने किशोर बियानी के स्वामित्व वाली इस कंपनी के लिक्विडेशन की याचिका को मंजूर कर लिया है। कंपनी की तरफ से वायबल रिवाइवल प्लान नहीं सौंपे जाने के बाद एनसीएलटी ने यह फैसला सुनाया है। फ्यूचर रिटेल के लिक्विडेशन के लिए एनसीएलटी ने संजय गुप्ता को लिक्विडेटर के तौर पर नियुक्त भी कर दिया है। एनसीएलटी ने लिक्विडेशन का फैसला सुनाते हुए कहा कि कंपनी को रिवाइवल के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है और कंपनी को कर्ज देने वालों की तरफ से कोई भी रेजोल्यूशन प्लान मंजूर नहीं किया गया है। ऐसे में इसका लिक्विडेशन किया जाएगा। अगली खबर, आईपीओ खुलने से पहले ओला इलेक्ट्रिक पर एक बड़ा आरोप लगा है। मैपमाई इंडिया की पेरेंट कंपनी सीई इन्फो सिस्टम्स ने ओला इलेक्ट्रिक पर डेटा चोरी का आरोप लगाया है। मैपमाई इंडिया ने ओला को इसके लिए लीगल नोटिस भी भेजा है। नोटिस में ओला इलेक्ट्रिक पर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट का उल्लंघन करने की बात कही गई है। 2022 में ओला इलेक्ट्रिक ने अपने S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर में नेविगेशन सर्विस के लिए मैपमाई इंडिया के साथ समझौता किया था। अब ओला इलेक्ट्रिक पर आरोप है कि उसने अपना खुद का ओला मैप्स बनाने के लिए मैपमाई इंडिया के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को कॉपी किया है। हाल ही में ओला ने गूगल मैप्स की सेवा बंद कर खुद की मैप सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। इससे कंपनी को सालाना 100 करोड़ रुपए की बचत होगी। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ 2 अगस्त को खुल गया है, जिसके लिए कंपनी ने 72 से 76 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। 30 जुलाई को सीई इन्फो सिस्टम्स यानी मैपमाई इंडिया के शेयर में करीब 1.25% की मजबूती के साथ 2,386 रुपए पर कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि दिन के दौरान शेयर 2,502 रुपए तक भी उछल गया था। अगली खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर पतंजलि को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने पतंजलि को कोरोनिल से कोविड-19 के उपचार का दावा करने से रोक दिया है और 3 दिनों के अंदर सभी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंध में ऐसे दावे हटाने का निर्देश भी दिया है। बाबा रामदेव ने कोरोनिल के संबंध में अप्रमाणित दावे करते हुए इसे कोविड-19 की दवा बताया था, जबकि इसे केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवा के तौर पर लाइसेंस दिया गया था। 30 जुलाई को इस ग्रुप की एकमात्र लिस्टेड कंपनी पतंजलि फूड्स का शेयर करीब 0.5% की बढ़त के साथ 1,707 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड यानी IIHL ने 31 जुलाई को एनसीएलटी की मुंबई पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए एक अंतरिम आवेदन दायर किया है। इस आवेदन में एनसीएलटी के 23 जुलाई के आदेश में संशोधन की मांग की गई है। इस आदेश में IIHL को रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण करने के लिए दिए गए ऑफर के तहत 2,750 करोड़ रुपए का भुगतान 31 जुलाई तक करने को कहा गया है और 10 अगस्त तक अधिग्रहण प्रक्रिया पूरे करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता को लेकर 31 जुलाई को 2 खबरें थी, एक अच्छी एक बुरी। अच्छी खबर यह थी कि वेदांता को 6 लिस्टेड कंपनियों में कारोबार के डीमर्जर के लिए 75% सिक्योर्ड क्रेडिटर से मंजूरी मिल गई है। बुरी खबर यह थी कि वेदांता को 1,289 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। ये नोटिस असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से दिया गया है। 31 जुलाई को वेदांता के शेयर में 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ 451 रुपए 70 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर,
देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस पर भारी भरकम जीएसटी चोरी का आरोप लगा है। कर्नाटक स्टेट जीएसटी अथॉरिटी ने इन्फोसिस को लगभग 32,403 करोड़ रुपए जीएसटी भुगतान को लेकर नोटिस भेजा है। कंपनी ने बीएसई को जानकारी देते हुए ये बात बताई है। जीएसटी चोरी का ये मामला जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच कंपनी के विदेशों में स्थित ब्रांचेस के सर्विसेज से जुड़ा है। कंपनी ने कहा है कि उसने नोटिस का जवाब दे दिया है। कंपनी ने अपने जवाब में ओवरसीज ब्रांचेस के सर्विसेज पर जीएसटी ना लगने की बात कही है। ये पहला मौका नहीं है जब कंपनी के जीएसटी को लेकर विवाद हुआ है। इससे पहले अप्रैल में ओडिशा जीएसटी अथॉरिटी ने इन्फोसिस पर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए 1,46,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। 1 अगस्त को इन्फोसिस का शेयर करीब 1% की गिरावट लेकर 1,847 रुपये 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 2 अगस्त को खबर थी कि इन्फोसिस को जीएसटी मामले में बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक स्टेट जीएसटी अथॉरिटी ने 32,403 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस वापस ले लिया है। टैक्स नोटिस पर डीजीजीआई कर्नाटक को कंपनी की ओर से जवाब सौंपा जाएगा। 2 अगस्त को इन्फोसिस का शेयर करीब 0.25% गिरकर 1,821 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और चलते हैं पहली खबर की तरफ। प्राइमरी मार्केट में जमकर एक्शन देखने को मिल रहा है और उसमें स्टार्टअप्स के आईपीओ भी धूम मचाने के लिए तैयार हैं। इस कड़ी में ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ 2 अगस्त को खुल चुका है और ये 6 अगस्त को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 72 से 76 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जिसके जरिए कंपनी की 6,145 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू से कंपनी को 5,500 करोड़ रुपये मिलेंगे और एफएस के जरिए मौजूदा निवेशक 645.56 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे। इसके अलावा बेबी और मदर केयर प्रोडक्ट्स बेचने वाली रिटेल कंपनी फर्स्ट क्राई का आईपीओ अगले हफ्ते 6 से 8 अगस्त तक खुला रहेगा। इस इशू का प्राइस बैंड 440 से 465 रुपये प्रति शेयर है, जिससे कंपनी को फ्रेश इशू के जरिए 1,666 करोड़ रुपये मिलेंगे और ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों की ओर से 5.4 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी ब्रेन बीज ने दिसंबर 2023 में 51.8 करोड़ डॉलर के आईपीओ के लिए सेबी के पास अपनी अर्जी दाखिल की थी। दूसरी खबर, राइड हेलिंग फर्म रैपिडो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के क्लब में शामिल हो गई है और ऐसा करने वाली ये इस साल की तीसरी कंपनी है। इससे पहले फिनटेक कंपनी परफ्यूज और ओला की कृत्रिम एआई ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया था। यूनिकॉर्न का दर्जा उन स्टार्टअप्स को मिलता है जिनकी वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर या उससे ज़्यादा होती है। हाल में रैपिडो ने अपने मौजूदा निवेशक वेस्टब्रिज कैपिटल के नेतृत्व में सीरीज ई फंडिंग राउंड में लगभग 12 करोड़ डॉलर या करीब 1,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसके बाद इस स्टार्टअप कंपनी की वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर हो गई है। अप्रैल 2022 में हुए 18 करोड़ डॉलर के पिछले फंडिंग राउंड के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 82.5 करोड़ डॉलर आंकी गई थी। बताया जा रहा है कि नए फंडिंग से रैपिडो देश भर में नए शहरों में अपनी ऑटो और कैब सर्विस को एक्सपैंड कर सकती है। तीसरी खबर, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बीसीसीआई और बायजूस के बीच विवाद अब खत्म हो गया है। एडटेक कंपनी बायजूस और बीसीसीआई 158 करोड़ रुपए के ड्यू पेमेंट से जुड़े केस को निपटाने के लिए सहमत हो गए हैं। बायजूस ने एनक्लैट में इसकी जानकारी दी है। बायजू रविंद्रन के भाई रिजू बीसीसीआई को ये पेमेंट 2 और 9 अगस्त को किस्तों में करेंगे। रिजू कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक हैं। हालांकि इस समझौते पर बायजूस के यूएस बेस्ड लेंडर्स ने सवाल उठाया है। उन्होंने एनक्लैट से समझौते को स्वीकार नहीं करने को कहा। उनका कहना है कि ये भुगतान चोरी के पैसों से किया जा रहा है। जो लोगों को सैलरी भी नहीं दे सकता वो अचानक 150 करोड़ रुपए कहां से दे रहा है। बायजू और रिजू ने साजिश रची और 500 मिलियन डॉलर चुराए हैं। ये हमारा पैसा है जिसे उन्होंने विड्रॉ किया है। हालांकि अगले ही दिन कंपनी ने इस फंडिंग के स्रोत का भी खुलासा कर दिया था। अगली खबर, 2024 की पहली छमाही में भारतीय स्टार्टअप्स ने 2023 की पहली और दूसरी छमाही के मुकाबले कम संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि स्टार्टअप्स में छंटनी का बुरा दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लॉन्ग हाउस कंसल्टिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से जून के बीच स्टार्टअप्स ने 11,250 लोगों को नौकरी से निकाला है। 2023 की पहली छमाही में यह आंकड़ा 21,000 था, वहीं दूसरी छमाही में 15,000 था। तो इसी के साथ कंपनीनामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस हफ्ते का शो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने मित्र, सहयोगी, रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।